हेलो फ्रेंड्स। आज उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा की सीरीज में ये आपका दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको पहले बताए थे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो मेंस होती है, मेंस में हिंदी निबंध 2 पेपर और जीएस के 4 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 और पेपर 6, ये 4 जीएस के और 2 यूपी स्पेशल के होते हैं, यानी 6 पेपर होते हैं। इसमें जो जीएस के जो 4 पेपर हैं उसमें पेपर 2 के तहत मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में सब समझा रहा हूँ अच्छे से, जिसमें मैंने आपको टॉपिक नंबर 4 से शक्तियों के पृथक्करण पे हमने क्वेश्चन आपको करा दिया है। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 2 से संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां तथा स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त हस्तांतरण की उनकी चुनौतियां, इस पर रहेगा। जिसमें मेरा क्वेश्चन है, संघवाद क्या है, संघवाद क्या है और भारतीय संघवाद के सामने इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसको आपको पढ़ना होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्लास 11 से लिया गया है और इस बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये एनसीईआरटी की क्लास 11 से है। आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि एनसीईआरटी ही बहुत ही मस्ट है। एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से मेंस में आते हैं। चलिए हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न ये है कि संघवाद क्या है। प्रश्न में देखिए 2 चीजें पूछा गया है। पहला, संघवाद क्या है ये समझेंगे, और रुकिए कलर चेंज कर दें। हाँ, पहला है कि संघवाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा, भारतीय संघवाद के सामने क्या चुनौतियां हैं। संघवाद विश्व स्तर पर भी होता है, भारत में भी है, जिसमें केवल भारत के संघवाद की चुनौतियां पूछ रहा है। इसमें देखिए, यानी 2 क्वेश्चन हो गया। पहला उसको परिभाषित करेंगे, जो भूमिका में ही हम लिख देंगे, और दूसरा उसकी चुनौतियां बताएंगे। और हाँ, यदि प्रश्न में चुनौतियां पूछता है तो आपको आगे की राह भी बतानी है और उसमें निष्कर्ष भी देना है। इस पर बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे, तभी प्रश्न में वजन आएगा, तभी एग्जामिनर आपके प्रश्न को अच्छे से जांच करेगा। इसमें देखिए, सबसे पहले हम भूमिका को परिभाषित करते हुए बनाएंगे, क्योंकि उसने पूछा है कि संघवाद क्या है। तो पहले क्या है कि संघवाद क्या है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों, जैसे केंद्र और राज्य, इनके बीच विभाजित किया जाता है। केंद्र में आपको पता ही है कैसे विभाजित किया जाता है, सूचियों के माध्यम से, जो साथ में उल्लेखित है, संघ सूची, राज्य सूची, इनके माध्यम से उनके शक्तियों का बंटवारा और अपने शक्तियों का बंटवारा। केंद्र कुछ शक्तियां अपने पास रखती है, कुछ राज्य को देती है, इस तरह से पार्टीशन जो किया जाता है। वही कह रहा है कि संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों, जैसे केंद्र और राज्य, के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई है। इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता, यानी विविधता भी और उस राज्य की क्षेत्रीयता भी, के समायोजन की अनुमति देता है। इसमें देखिए 3 शब्द है, विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता और अनुमति। यानी कि क्या है कि संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों, जैसे केंद्र और राज्य, के बीच विभाजन किया जाता है, यही संघवाद है। और फिर दे रहा है कि संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के समायोजन की अनुमति देता है। यही क्या है, संघवाद है। अब देखिए भारत में संघवाद, इसमें हमने संघवाद का परिभाषा भी दे दिया और इसी में हमने उसकी भूमिका भी बना दी है। यानी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो परिभाषा है और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो भूमिका है। इन दोनों चीज़ को हमने इसमें इंक्लूड किया है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तभी क्वेश्चन में वजन आएगा, क्योंकि उसने डायरेक्ट संघवाद को परिभाषित करते हुए नहीं बताया है। वो पूछा कि संघवाद क्या है, फिर भूमिका भी देना आपको। फिर मैंने इस प्रश्न को कैसे लिखा है, मैंने इस इनकी लिखा है कि भारतीय संघवाद के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। पहले तो आप फ्रेमिंग बताएंगे। पहला क्या है, क्षेत्रवाद संबंधी चुनौतियां। क्षेत्रवाद मतलब जैसे आप अलग क्षेत्र में हैं, वो अलग क्षेत्र में है। अब केंद्र पूरे क्षेत्र को लेके चलेगी तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो आएगी। अब केंद्र में जो दिल्ली है, तो दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं या उत्तर भारत के राज्य हैं, उसमें जो तत्काल सुविधाएं मिलेंगी उसकी अलग व्यवस्था होगी। और जो एकदम अंतिम छोर पर कन्याकुमारी के पास जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य हैं, इनको थोड़ी और दिक्कतें होती होंगी। अब जैसे ये देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये लोग तो तत्काल पहुंचेंगे। लेकिन अब जो कन्याकुमारी का बंदा होगा या कन्याकुमारी का कोई केस होगा, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, कितनी दिक्कत होगी। इस इन सभी चीज़ों को, संघ को किस तरह से पार्टीशन करना है, किस तरह की शक्तियों को बंटवारा करना है, इन सब पर ध्यान देना होगा। दूसरा क्या है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधित चुनौतियां। देखिए केंद्र कहता है कि आप कुछ शक्तियां रख लीजिए, और मुख्य में जैसे
केंद्र अपनी शक्तियों पे है, दूसरा राज्य की शक्तियाँ राज्य को दिया है, और समवर्ती सूची पर अपनी शक्ति विद्यमान किया है। दोनों तो बना पाएँगे, लेकिन सर्वोपरि क्या है? केंद्र ही है। और राज्य की भी सूचियों पर आपातकाल की स्थिति में अपनी शक्तियाँ हावी कर लेता है केंद्र। ये क्या है? यही संघवाद है। यहाँ भी दिक्कतें आती हैं, राज्य इसका विरोध करते हैं कि ऐसा ना कीजिए, मेरे साथ भेदभाव है। और तीसरा क्या है कि राजकोषीय संघवाद का अभाव। देखिए, पैसा बँटवारा में भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए केंद्र में कोई और सरकार है और राज्य में कोई और सरकार है। जैसे केंद्र में यदि बीजेपी है और यूपी में राज्य में सपा है, तो 2 सरकार अलग-अलग हो जाएँगी। इसकी पार्टीशन करने में बहुत दिक्कतें आएँगी। अब संघ चाहेगा नहीं ज़्यादा बजट करना क्योंकि पार्टी अलग-अलग है, तो संघ इसको बुरा दिखाएगा इस राज्य में ताकि अगली चुनाव हम जीत सकें। इसमें राज्य के साथ बहुत दुर्व्यवहार होने लगता है, सरकार इसका वाद-विवाद करने लगती है, ये भी एक विवाद है। और चौथा क्या है कि शासन में इकाइयों का असमान विवरण व प्रतिनिधित्व। यानी शासन में असमान विवरण। देखिए कुछ जगह कुछ और पार्टीशन किया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो यहाँ लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें अलग हैं। लेकिन वही लोकसभा की सीटें जहाँ उत्तर प्रदेश में 80 के आस-पास है, वहीं आपको असम में 1 देखने को मिलेगी। ये तो विवाद है ना? तो इस पर असम आपत्ति करेगा कि मुझे इतनी इतनी जनसंख्या होने के बाद भी क्यों सीटें कम मिली हैं? इस पर असम का अपना अलग स्टेटमेंट होगा, ये भी एक विवाद है। फिर केंद्रीकृत संशोधन शक्ति संबंधी चुनौती। देखिए केंद्र में जो संशोधित शक्तियाँ हैं, किसी भी चीज़ों को संशोधन करने के लिए केंद्र हावी है, केंद्र उस पर कर सकता है, लेकिन राज्य उतनी प्रभावशाली नहीं है। इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। अब देखिए आगे क्या है, आगे इसको हम अच्छे से हेडिंग वाइज़ दिखाए हैं, ताकि क्वेश्चन में और पारदर्शिता आ सके। आगे है शक्तियों का विभाजन। देखिए कैसे शक्तियों के विभाजन में है, केंद्र व राज्य केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन में संतुलन नहीं है। केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ हैं और जबकि राज्य के पास क्या है? कम शक्तियाँ हैं। ये चीज़ें हैं। और उसके बाद से क्षेत्रवाद में दिक्कतें हैं। क्षेत्रवाद में क्या है? देखिए भाषाई स्तर पर, जातीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर कुछ राज्य अमीर हैं, कुछ राज्य गरीब हैं, कुछ राज्यों में अधिक योजनाएँ दी जाती हैं, कुछ राज्यों में कम योजनाएँ दी जाती हैं। इन चीज़ों पर भी विभाजित है। राष्ट्रीय अखंडता एकता पर भी बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती हैं इस विषय को लेकर। तीसरा है राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद क्या है कि केंद्र और राज्य के मध्य राजकोषीय संबंध न्याय संगत नहीं है, पारदर्शिता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र करों का संग्रह क्या करती है? अधिक स्तर पर कर लेती है। केंद्र देखिए करों का संग्रह भी कर लेती है और राज्य को कम संग्रह भी देती है। जैसे आपको बता ही रहे थे कि हम यदि सत्ता दल का सरकार नहीं है राज्य में, केंद्र में अलग दल का है, राज्य में अलग दल का है, तो उसमें भी करों का देन-लेन थोड़ा-सा पार्टीशन में केंद्र थोड़ा-सा दुर्व्यवहार करती है। तो ये सब चीज़ें संघवाद की चुनौतियों को उत्पन्न करती हैं। आगे क्या है कि इकाइयों का असमान प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या है कि देखिए संसद और अन्य संघीय संस्थाओं में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं हो पाता। जैसे आपको हम बता ही रहे थे कि यूपी में 80 लोकसभा की सीट है, जबकि वहीं असम में क्या है? 1 है। 1 लोकसभा की 1 संसद सोचिए कैसे इतने बड़े राज्य को संचालित कर सकता है? कैसे इतने बड़े राज्य के जनप्रतिनिधित्व को कैसे सँभाल सकता है? यह भी एक बहुत बड़ा चुनौती संघवाद के लिए। इन सब चीज़ों पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आगे क्या है? आगे दिखाया जाएगा कि हम आपको बता ही रहे थे कि यदि आप चुनौती डायरेक्ट पूछा है, तो उसके बाद आप अपने तरफ से आगे की राह ज़रूर बताएँगे। जैसे भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए आगे की राह क्या है? कैसे संघवाद और बेहतर हो सकता है? इसके लिए पहला क्या है कि शक्तियों और संसाधनों का हस्तांतरण में बढ़ावा दिया जाए। क्या? हस्तांतरण में बढ़ावा देना, सभी राज्यों को समान शक्तियाँ देना, सभी राज्यों को समान हस्तांतरण में सबको बराबर का अधिकार देना, बेहतर प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना। तीसरा क्या है? सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना। और चौथा है क्षेत्रीय असंतुलन और असमानता को संबोधित करना। सबको ये स्पष्ट करना कि मैं कोई भी भेदभाव नहीं करता क्षेत्रीय स्तर पर। अब ये नहीं कोई कहे कि यूपी को बहुत ज़्यादा सम्मान देती है, असम पूर्वोत्तर राज्य में है तो इस पे कम ध्यान देती है, वहाँ योजनाएँ कम लगाती हैं। हालाँकि ऐसा विवाद उठता रहता है, लेकिन इसको सही करना पड़ेगा, तभी संघवाद बेहतर हो पाएगा, तभी लोकतंत्र बेहतर हो पाएगा। पाँचवाँ और अंतिम क्या है कि संघीय सिद्धांतों एवं भावनाओं का सम्मान किया जाए। क्योंकि
जब तक राज्य संघ की जो भी पार्टीशन है, जो भी संघ दे रहा है या जो भी संघ शक्तियों का विभाजन किया है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए। यदि असम को एक ही सीट मिला तो असम को संतुष्ट संतुष्ट रहना पड़ेगा, तभी संघवाद बेहतर होगा। क्योंकि असम अपनी मांग तो करता रहेगा, लेकिन संतुष्टि भी बहुत जरूरी है। नहीं तो भेदभाव की स्थिति तो उत्पन्न होती रहती है हमेशा। सभी राज्य एक दूसरे से नाराज रहेंगे, केंद्र से नाराज रहेंगे कि हमको इतनी शक्तियां दीजिए, कर का बंटवारा इतने दीजिए, योजनाएं हमारे राज्य में आनी चाहिए। क्योंकि वहाँ की परिवर्तित दल का राजनीति में हस्तक्षेप होता रहता है, इसलिए अंततः देखिए निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। निष्कर्ष हमने पहले आपको बताया कि भूमिका के बाद जो चुनौती है, तो चुनौती और आगे की राह को मिला के निष्कर्ष को लिखते हैं, तभी क्वेश्चन में वजन आता है। बिल्कुल आप सब्जेक्ट से भटकेंगे ही नहीं। अंततः देश में संघवाद संबंधित चुनौतियों को चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार की बेहतर राज्य के प्रति नीतियों एवं संविधान के प्रति कर्तव्यों से यह चुनौतियां अपनी मुख मोड़ लेती हैं। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, हम किसी भी कंडीशन में सरकार की बुराई नहीं कर सकते निष्कर्ष में। क्योंकि यदि सरकार की बुराई करेंगे तो हम पूर्वाग्रहित माने जाएंगे और एग्जामिनर क्या करेगा, हमारा नंबर काट देंगे। इसलिए सरकार की बुराई हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अब सरकारें राज्य ये दोष लगाए कि मेरे राज्य में गरीबी है, आप अधिक से अधिक आवंटित कीजिए, और केंद्र तमाम गरीबियों को योजनाएं चला रखी है, तो राज्य शिकायत किस बेस पर करेगा। और आप क्या है, एक प्रशासनिक सेवक बनने जा रहे हैं, इसलिए आप राज्य की योजनाओं का जिक्र करेंगे, न कि समस्याओं का। समस्याएं तो बताएंगे, लेकिन निष्कर्ष में आप उनकी योजनाओं, उनकी तारीफ करेंगे। अब देखिए, इतने संघवाद में विविधता होने के बाद भी यह बताया जा रहा है कि चुनौतियां अपना मुख मोड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की नीतियां बहुत बेहतर है, जो भारत के लिए सराहनीय है। फिर भी सरकार को संघवाद पर क्या करना चाहिए, और काम करने की आवश्यकता है। इस तरह से आप लिखेंगे, इस तरह से निष्कर्ष देंगे, तब एग्जामिनर आपकी बातों को स्पष्ट तरीके से समझेगा और तभी नंबर मिलने का चांस है। अन्यथा नंबर काट लिए जाते हैं। निष्कर्ष में ये ध्यान रखिए, कभी भी आप सरकार की बुराई नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। नकारात्मक निष्कर्ष कभी देना ही नहीं है आपको। क्यों ना नकारात्मक निष्कर्ष होने वाला हो, फिर भी आप नहीं देंगे। क्योंकि अच्छाइयाँ किसी की अगर दो बुराइयां हैं तो 10 अच्छाइयां हैं, तो हम चर्चा अच्छाइयों की करेंगे ना, न कि बुराइयों की करेंगे। नकारात्मक चीजें तो विद्यमान सब में रहती हैं। हर सरकार आएगी केंद्र में तो नकारात्मक चीजें रहेंगी, लेकिन उसकी सकारात्मक पहलू पर हम अधिक बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 2 टॉपिक कवर, और कल हम तीसरे टॉपिक को लेके आते हैं। थैंक यू आपको, और आप लोग मेरा चैनल को और अच्छे से देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मेंस मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, GS1, GS2, GS3, GS4, और 2 पेपर जो यूपी स्पेशल हैं, उसमें भी 5 और 6, इन सबको मैं अच्छे से कवर करूंगा। और हिंदी और निबंध ये भी कवर करूंगा। हो सकता है तो कल मैं निबंध को ही लेकर आऊँ, या हिंदी मेंस भी लेके आ सकता हूँ, जो भी होगा। या तो आप लोग जैसे सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से वीडियो बनते रहेंगे, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट GS जो मेंस है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच।